तो हेलो गाइस, तुम्हारे सामने एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ चुका हूँ। एक और इंटरेस्टिंग मूवी के बारे में बात करूंगा। उससे पहले मैं बता दूं भाई साहब कि मैं इस चैनल पे ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज की स्टोरी लाता रहता हूं। तो अगर तुम्हें मूवीज की स्टोरी देखना पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और हाँ, बेल आइकन को ऑन कर लो। तो बात करेंगे आज के वीडियो में एक और बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम है एस्केप फ्रॉम मेकादूसा। बेसिकली एक कोरियन मूवी है। बात करूंगा शॉर्ट में इसकी स्टोरी के बारे में। तो बेसिकली देखो यार, बताया गया है दो एम्बेसी के बारे में, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया तुम समझ ही रहे होगे भाई साहब, किंग जिंग पिंग वाला तानाशाह को तुम जान ही रहोगे भाई साहब। उसके बगल में है साउथ कोरिया देश। बेसिकली इन दोनों के बीच में लफड़ा है, जैसे हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में लफड़ा है, तो इन दोनों देश में भी आपस में लफड़ा चल रहा होता है। पर इस पे बेस्ड मूवी नहीं है। बात करें मूवी की स्टोरी के बारे में यार, तो बेसिकली एक देश है जिसका नाम है अफ्रीका, जहां पर इन दोनों एम्बेसी के लोग फंस चुके हैं क्योंकि वहां पर सिविल वॉर चल रहा है। मतलब कि वहां के जो नागरिक हैं वो अपने गवर्नमेंट के विरोध में आ चुके, एक तरह से कहो तो गवर्नमेंट को बदलना चाहते हैं। उसी के दौरान ये दोनों एम्बेसी के लोग वहां फंस जाते हैं। और कहा जाए तो ये एम्बेसी के लोग आपस में तो दुश्मन होते हैं, पर किस तरह इनको अपनी जान बचाकर वहां से निकलनी होती है, इसी के दौरान पूरी मूवी घूमती है। तो आई थिंक मैंने तुम्हें ओवरऑल मूवी के बारे में थोड़ा मोड़ा रिव्यू दे दिया है। अब बात करेंगे मूवी के पूरे एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं मूवी की स्टोरी। देखिए यार, स्क्रीन पर फिलहाल तुम एक इंसान को देख रहे हो। बेसिकली उसका नाम है कैंग और एक साउथ कोरियन एम्बेसी का एक मेंबर है। और फिर बेसिकली देखा जाए तो उसके पास एक टैक्सी ड्राइवर आता है, उससे कहता है सर मैं आपको कहीं छोड़ दूं। बता दूं मैं भाई साहब, कैंग जो है वो फिलहाल अफ्रीका में है। एक तरह से कहो तो यार वो वहाँ किसी काम से आया है और उसके हाथ में एक ब्रीफकेस है। और उससे टैक्सी ड्राइवर कहता है सर आपको कहीं जाना है, तो बोलिए मैं आपको छोड़ सकता हूँ। पर हम कैंग देते हैं काफी परेशान होता है, कहता है कोई बात नहीं, तुम मेरा पीछा छोड़ दो। पर तुम्हें पता है भाई साहब कि टैक्सी ड्राइवर जो होते हैं वो आसानी से किसी का पीछा नहीं छोड़ते हैं। हम देखते हैं भाई साहब कि वो उसके पीछे लग जाता है भाई साहब कि मैं आपको कहीं भी छोड़ कर मानूंगा सर, आप किसी भी हाल में मैं आपको कहीं छोड़ के ही मानूंगा। मतलब उसके पीछे रहता है भाई साहब कि चलिए सर आपको मैं कहीं छोड़ दूं। और कैंग इस बात से काफी परेशान होते हैं, कहते हैं भाई साहब तुम मेरा पीछा छोड़ेगा कि नहीं भाई साहब। पर तुम्हें पता है भाई साहब दिमाग की तरह उनके पीछे लग जाता है। करें तो अगले सीन के बारे में, तो देखते हैं आखिरकार कैंग जो होता है वो इंतजार करते करते किसी का थक जाता है और कहता है ठीक है यार टैक्सी ड्राइवर तुम गाड़ी स्टार्ट करो, मैं आ रहा हूँ। पर हम देखते हैं तभी यार वहाँ पे एक और कार आती है जिसमें कुछ शख्स होते हैं। बेसिकली बात करें उन शख्स के बारे में तो वो लोग भी एक तरह से तो एम्बेसी के लोग हैं, जिसमें से पहले इंसान का नाम है उनके लीडर का यांग, एक तरह से कहो तो यार साउथ कोरिया का एम्बेसडर है। हम देखते हैं कि उससे कैसा भाई था कि तुमने पैसा लाया। बेसिकली मजाक कर रहा हूँ, उससे कहता है भाई साहब कि तुम वो सामान लाए जिससे मैंने तुम्हें लाने के लिए कहा था। बेसिकली उस सामान में ब्रीफकेस में गिफ्ट होता है जो कि वो एम्बेसडर वहाँ के प्रेसिडेंट को देने वाला था, एक तरह से कहो तो गिफ्ट के तौर में। और हम देते हैं भाई साहब कि हमें लगता है कि वो कैंग को भी अपने साथ ले जाएंगे, पर वो लोग कहते हैं नहीं, तुम अपना टैक्सी बुक करके किसी भी हाल में आओ। तो देखो यार, टैक्सी ड्राइवर का भी किस्मत खुल जाती है। बेसिकली देखो, किसी के पीछे तुम अगर लगे रहोगे ना सिद्ध से, तो तुम्हें वो चीज़ मिल ही जाएगी। हम देखते हैं भाई साहब कि आखिरकार कैंग को उसी टैक्सी ड्राइवर की मदद लेकर वहां से निकलनी पड़ती है। अब बात करें अगले सीन के बारे में। देखो यार, यांग जो होता है वो ब्रीफकेस को लेकर जा रहा होता है गाड़ी में, तभी हम देखते हैं कि उस पे वहाँ के कुछ सिविलियंस अटैक कर देते हैं और आखिरकार वो उस ब्रीफकेस को ले लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है भाई साहब कि हो सकता है इसमें पैसा हो। ऐसा मुझे भी लगता है और यांग को भी लगता है कि हो सकता है ये लोग यहाँ के सिविलियंस और हमें अटैक पैसे के लिए किए हों। तुम्हें तो पता है भाई साहब कि उस ब्रीफकेस में पैसा तो है नहीं। अब देखेंगे अगले सीन में भाई साहब कि यांग जो होता है उसके साथ के दो आदमी होते हैं, उनको भाई बेसिकली किसी भी हाल में प्रेसिडेंट हाउस में पहुंचना होता है, क्योंकि उनकी मीटिंग होती है वहाँ के प्रेसिडेंट से, उनको किसी भी हाल में उनसे मिलना होता है। तो देखते हैं भाई साहब वो लोग पैदल ही निकल जाते हैं। आखिरकार वहाँ जब पहुंचते हैं तो वो लोग 15 मिनट लेट होते हैं। फिर हम देखते हैं भाई साहब कि वहाँ का जो उनका सेक्रेटरी होता है प्रेसिडेंट को, कहता है भाई साहब आप 15 मिनट लेट हैं, आपकी मीटिंग अब फिक्स नहीं हो सकती। तो हम देखते हैं कि इस बात से काफी गुस्सा होता है उनके एम्बेसडर, कहता है यार हम 15 मिनट तो लेट है भाई साहब, हमारी एक बार मुलाकात करा लो हमारे प्रेसिडेंट से, हमारा काम बन जाएगा। फिर हम देखते हैं अगले सीन में उसी यांग को देखते हैं नॉर्थ कोरिया के भी एम्बेसडर। तो वो काफी हैरान होता है भाई साहब कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तो उनसे पूछता है कि हमारे पास मीटिंग क्या इन्हीं लोग की है। तो कहता है हाँ। बात करें अगले सीन के बारे में। देखो जो सिविलियंस थे जिन्होंने उनका ब्रीफकेस चुराया था, बेसिकली वो ब्रीफकेस किसको देते हैं, नॉर्थ कोरियन के एम्बेसडर्स को। और तो ये बात खुलकर आते सामने आती भाई साहब कि इनको लेट कराने में और उस ब्रीफकेस को चुराने में किसी और का हाथ नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया के एम्बेसडर्स का हाथ होता है। ऐसा नहीं भाई साहब कि साउथ कोरिया के लोगों को पता नहीं चलता, एक तरह से तो जो उनका यांग एम्बेसडर तो उससे कहीं ना कहीं आइडिया लग ही जाता है कि फुल प्लान था कि हम लोगों को वहाँ रुका जाए और हमारा जो गिफ्ट हमने लाया था प्रेसिडेंट के लिए उसको चुरा लिया जाए। और इसके पीछे किसी न किसी का हाथ नहीं पता, पर हाँ नॉर्थ कोरिया के लोगों का हाथ जरूर था। अब बात करें अगले सीन के बारे में। देखो यार, अब इस मूवी में ना और भी राज खुलते हैं। देखो यार, जो वहाँ का हम अगले सीन में देखते हैं जो कैंग होता है वहाँ किसी न्यूज़पेपर के रिपोर्टर से मिलने जाता है। बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन लेने जाता है कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। तो उसे पूरी कहानी बताता है भाई साहब कि यहाँ के जो सिविलियंस हैं वो यहाँ के सरकार के खिलाफ हो चुके, मतलब वो चाहते हैं कि किसी भी तरह यहाँ से सरकार गिर जाए और वो रूल करे, उनका जो लीडर है। तो उसे पता चलता है भाई साहब कि इन सिविलियंस को गन प्रोवाइड करने वाला और कोई नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट है। मतलब कि इन लोगों को भड़काने का काम कोई और नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट ही कर रही है। हम देखते हैं वैसे ये इन्फॉर्मेशन कैंग जो होता है वो अपने एम्बेसडर को बताता है भाई साहब कि इस सारी फसाद का जड़ कोई और नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया ही है, क्योंकि वो लोग ही इन लोगों को गन प्रोवाइड करा रही है जिससे कि ये लोग विद्रोह कर रहे हैं। अब बात करें अगले सीन के बारे में, तो आखिरकार कई शिद्दतों के बाद
साउथ कोरिया का मीटिंग फिक्स हो जाता है वहाँ के प्रेसिडेंट के साथ। हम देखते हैं भाई साहब जो एम्बेसडर होता है वो जाता है उनसे मिलने और पूरी कहानी बताता है कि सर आपके यहाँ जो विद्रोह हो रहा है यानी कि जो सिविलियंस आपके खिलाफ जा रहे हैं उनको गन कोई और नहीं प्रोवाइड करा रहा बल्कि नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है। यानी कि जो वहाँ का एम्बेसडर है जो आपके साथ मीठी मीठी बातें कर रहा है बेसिकली वही लोग इन लोगों को गन प्रोवाइड करा रहे हैं और आपके खिलाफ भड़का रहे हैं। पर जाहिर सी बात है यार उनको ये बात समझ में आती नहीं है। जो प्रेसिडेंट कहता है कि यार ऐसे कोई फालतू बकवास बातें मेरे सामने मत करो, मुझे पता है कि नॉर्थ कोरिया गवर्नमेंट हमारे साथ है, वो हमारा फुल सपोर्ट कर रही है। एक तरह से खुल के कहा जाए भाई साहब तो उनकी बात पे विश्वास नहीं करता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो उनका यांग एक तरह से कहो तो उनका एम्बेसडर है वो भी काफी नाराज होता है, कहता है यार मैंने इतने पापड़ बेले इनको समझाने के लिए बल्कि मेरी बात पे विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं अगले सीन में जो नॉर्थ कोरिया का एम्बेसडर होता है और साउथ कोरिया के एम्बेसडर जो होते हैं वो आमने सामने होते हैं जहाँ पर एक काफी अपना बहस करते हैं, एक तरह से भड़ास निकालते हैं भाई साहब कि तुम ही लोग तो वो लोग हो जो यहाँ के आम पब्लिक को गन प्रोवाइड करा रहे हो और यहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ भड़का रहे हो। तुम देखते नॉर्थ कोरिया के भी जो एम्बेसडर होता है काफी गुस्सा कर रहा होता है, बोलता है तुम अपने काम से काम मतलब रखो, तुम हमारे मैटर में इंटरफेयर मत करो, तुम अपने काम से काम मतलब रखो, तुम हमारे पे बेबुनियाद इल्जाम लगाना छोड़ दो। देखो भाई साहब तुम्हारे मन में डाउट आ रहा है भाई साहब कि ये दोनों एम्बेसडर इस तरह तो दोनों कंट्री के एम्बेसडर सेम कंट्री में कर क्या रहे हैं जब वहां पर इतने बुरे हालात हैं। तो देखो यार बेसिकली ये दोनों कंट्री के एम्बेसडर वहां पे ये काम करने आए होते हैं कि वहां की जो गवर्नमेंट होती है प्रेजेंट गवर्नमेंट उसको अपनी तरफ करने आए होते हैं ताकि उसका सपोर्ट लेके ये लोग यूएन में एंट्री पा सकें। मतलब तुम्हें पता है भाई साहब कि यूएन में एंट्री पाने के लिए तुम लोगों को किसी न किसी कंट्री का सपोर्ट चाहिए होता है। तो नॉर्थ और साउथ कोरिया का बेसिकली यही मोटिव होता है एम्बेसडर्स का कि इस गवर्नमेंट को अपने फेवर में लाते हैं। तो इसीलिए ये दोनों पार्टी के एम्बेसडर एक तरह से तो दोनों कंट्री के एम्बेसडर उसी कंट्री में बेमतलब का दिमाग लड़ा रहे होते हैं। बात करें अगले सीन के बारे में तो देखते हैं जो प्रेसिडेंट वहाँ का सेफली निकल जाता है उस इलाके से वो वापस उसी जगह आ जाता है क्योंकि वहाँ के सिविलियंस जो हैं वो काफी अंदर तक आ चुके हैं, एक तरह से कहो तो उस पर भी काफी अटैक कर चुके हैं तो अपनी जान बचाने के लिए अंदर भागता है। अब बात किया जाए इनकी तो इनको भी देखो फट के हाथ में आ जाती है क्योंकि उनको डर लगता है कि कहीं सिविलियंस अंदर आ गए तो ये इन्हें भी मार देंगे। बात करें अगले सीन के बारे में देखो यार तो अब हालात बहुत बुरे हो रहे हैं। हम फिर देखते हैं अगले सीन में एक बंदा जो होता है वो एम्बेसी के सामने साउथ कोरिया के एम्बेसी के सामने गिरा होता है। तभी हम देखते हैं कि साउथ कोरिया के एम्बेसी के कुछ लोग आते हैं उसे उठाते हैं तो पता चलता है वैसा कि वो उनका ड्राइवर ही है। फिर हम देखते हैं उसे अंदर लाते हैं तो उन्हें पता चलता है भाई साहब कि ये भी उन्हीं सिविलियंस में से है जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, मतलब किस कहो गवर्नमेंट की नज़र में वो क्रिमिनल है। फिर हम देखते हैं अगले सीन में वहाँ पे पुलिस आ जाती है जो कि वहाँ के चेकिंग करने आती है कि भाई साहब हमें पता चला कि आपके एम्बेसी के अंदर एक क्रिमिनल गया है। तो हम देखते हैं वहाँ पर तभी यांग भी आता है और उसके साथ हमारा कैंग भी आ जाता है। बेसिकली दोनों एम्बेसडर वहाँ पे आते हैं हमारे। हम देखते हैं भाई साहब कि वो मना कर रहे होते हैं पुलिस को कि अंदर आप मत जाइए, बेसिकली ये जो प्रॉपर्टी है वो साउथ कोरिया की प्रॉपर्टी है और आप यहाँ पे बिना विदाउट परमिशन हमारे नहीं एंटर ले सकते हैं। काफ़ी बहसबाजी होती है। हमारा कैंग जो हीरो है वो भी इसे काफ़ी समझाने की कोशिश करता है कि देखो हमारे काम में इंटरफेयर मत करो। फिर हम देखते हैं उनका जो बॉस होता है यानी एक तरह से कहो तो एम्बेसडर होता है उसे कहता है ठीक है अपना आईडी दिखाता है और वापस वहाँ से पुलिस चली जाती है। फिर हम देखते हैं जैसे एंट्री पाते हैं अंदर उन्हें बताते हैं वहाँ के मेंबर्स कि सचमुच में यहाँ पर हमारा ड्राइवर जो है वो सच में यहाँ के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। फिर वो काफ़ी डर जाते हैं यार कि इसे किसी भी तरह यहाँ से निकालो। फिर हम देखते हैं कि यार वो अपने आप ही वहाँ से भाग जाता है पर ये तो उसके साथ बुरा नहीं होता है, बुरा तो उसके साथ आगे होता है। हम देखते हैं पुलिस उसे पकड़ लेती है रास्ते में और उसे मार देती है। अब बात करें अगले सीन के बारे में देखो यार जो वहाँ के सिविलियंस होते हैं एक तरह से आम नागरिक जो होते हैं वो गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वो आपस में एक गवर्नमेंट एक तरह से तो एक शख्स को चुन लिए होते हैं जिसको अपना लीडर मानना चाहते हैं, एक तरह से तो बनाना चाहते थे। फिर हम देखते हैं कि जो वो लीडर होता है वो सारे कंट्री के एम्बेसी को लेटर लिखता है कि आप सभी लोग मेरे सपोर्ट में आ जाइए, हमारी मदद करिए, नहीं तो हम आपके खिलाफ भी प्रदर्शन करेंगे, एक तरह से तो आप पे भी अटैक कर देंगे। बेसिकली देखा जाए तो वहाँ की अधिकतर जो पॉपुलेशन वो मुस्लिम होती है, उन सभी के पास गन्स होती हैं और उनका मेन मोटिव होता है भाई साहब कि किसी तरह गवर्नमेंट को गिराओ और वहाँ पर एक तरह से तो अपना खुद हुकूमत ला दो। अब तुम्हें इसका एग्जाम्पल समझ में आ रहा है भाई साहब कि बेसिकली अफगानिस्तान में भी हुआ था, तालिबान वहाँ पर अटैक कर अब सत्ता में आ चुकी थी। तो बेसिकली इसी केस से तुम इस मूवी में कनेक्शन ले सकते हो कि हाँ बेसिकली सचमुच में यहाँ पर बेसिकली यही चल रहा है। बात की जाए इस लेटर के बाद से वहाँ के सारे एम्बेसीज काफ़ी डर जाती है और उनका मेन मोटिव था वैसा कि किसी भी तरह यहाँ से अपनी जान बचा के निकलो, नहीं तो इनके हाथ मारे जाओगे, क्योंकि गवर्नमेंट भी काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी और सारे लोगों को नहीं संभाल सकती थी। देखते अगले सीन में देखते ही देखते दोनों ऑफिस में एक तरह से तो साउथ कोरिया के एम्बेसी के ऑफिस में और नॉर्थ कोरिया के एम्बेसी के ऑफिस में वहाँ के सिविलियंस जो होते हैं वो अटैक करना शुरू करते हैं और दोनों टीम की पार्टी जो होती है वो काफ़ी डर जाती है और समझ जाती है भाई साहब कि यहाँ रहना काफ़ी मुश्किल, एक तरह से तो यहाँ रहेंगे तो बेगलती के मारे जाएंगे। हम देखते हैं भाई साहब अगले सीन में जो साउथ कोरिया का कैंग होता है जिसका तो मेन लीड हीरो जो उस मूवी का है वो जाता है वहाँ की पुलिस से बात करने, वहाँ के ऑफिसर से बात करने भाई साहब कि हमारा आपके कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन है तो आप प्लीज़ हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कराइए। फिर हम देखते हैं वहाँ जो पुलिस ऑफिसर होता है शुरुआत में उसकी बात नहीं मानता है, बेसिकली वही पुलिस ऑफिसर था जो उसे काम में टांग अड़ा रहा हो रहा होता है तो उसकी बात फिलहाल नहीं मानता है, पर किसी तरह देते हैं कि उसे लालच देता है कि ठीक है मैं तुम्हें पैसे प्रोवाइड कराऊंगा और तुम हमें किसी भी हाल में सिक्योरिटी प्रोवाइड करो। तो देखते हैं जो पुलिस वाला होता है वो मान जाता है, ठीक है मैं आपको कुछ ऑफिसर्स दे रहा हूँ ताकि आप प्रोटेक्शन से अपने ऑफिस में रह सकें।
और बात की जाए नॉर्थ कोरिया की एम्बेसी के बारे में, तो देखते हैं भाई साहब कि वो शुरुआत में तुम जिन बंदों को देखे थे भाई साहब कि जिनके मदद से ये लोगों ने ब्रीफकेस चुराया था, वो लोग धोखे से एंट्री पाते हैं इनके तरह से कहो तो उनके ऑफिस में, और ये कहते हैं हम आपकी मदद के लिए आए हैं, और मदद नहीं करते हैं, बेसिकली उन पर वापस अटैक कर देते हैं, उनके सभी लोगों को मारने लगते हैं और उनके सारे जरूरत के सामान जो होते हैं उसे चुराने लगते हैं वहाँ से, और उनको कहते हैं कि तुम किसी भी हाल में यहाँ से जगह छोड़ के निकल जाओ, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। बेसिकली तुम समझ सकते हो भाई साहब कि यहाँ पर ये लोग दोगलापंथी करते हैं, मतलब कि यार ये लोग जिस इंसान को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, अब वही इंसान इनके खिलाफ हो गया। वैसे हार के जो नॉर्थ कोरियन की एम्बेसी के लोग होते हैं, उन्हें हार के और घर छोड़ना पड़ता है और अपनी जान बचाने के लिए वहां से निकलना पड़ता है, पर उनके पास अभी तक कोई आइडिया, कोई प्लान नहीं होता वैसे, क्योंकि वो जाए कहाँ। भाई साहब वो बचते बचाते किसी तरह पहुंच जाते हैं साउथ कोरिया की एम्बेसी के ठीक सामने, और उन्हें पता चलता है भाई साहब कि इसके अंदर साउथ कोरियन की एम्बेसी के लोग सेफली हैं, तो वो लोग उनसे मदद मांगते हैं, कहते हैं भाई साहब कि हमारी प्लीज मदद कर दो, हमारे साथ काफी फैमिलीज हैं, हमारे बच्चे भी हैं, और तुम प्लीज हमारी मदद कर दो, ह्यूमैनिटी के लिए, जिसको तो इंसानियत के लिए। और हमसे शुरुआत में जो यांग होता है और कैंग जो होता है उस बात के लिए नाराज होते हैं कि तुम हमारे खिलाफ काफी षड्यंत्र रच रहे थे, हमें काफी भला बुरा कह रहे थे, हम तुम्हारी मदद क्यों करें। पर कहते हैं ना, इंसानियत हर इंसान के अंदर होती है, वो लोग इस बात के लिए मान जाते हैं और सेफली उन लोगों को अंदर लेके आते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं, उन सभी को खाना प्रोवाइड करते हैं, और आखिरकार वो लोग उस बात पर सहमति लगाते हैं भाई साहब कि अगर उन्हें यहाँ से बचकर निकलना है तो उन सभी लोगों को साथ में काम करना पड़ेगा। अगले सीन के बारे में तो जो कैंग होता है ना यार, वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट राइट कर रहा होता है, एक तरह से तो लिख रहा होता है, और तभी हम देखते हैं कि नॉर्थ कोरिया का भी एक शख्स वहां पर आ जाता है और उसे कहता है तुम ये डॉक्यूमेंट क्या बना रहे हो, तो उसमें बेसिकली डॉक्यूमेंट बना रहा होता है कि जो नॉर्थ कोरिया के लोग हैं वो उनके सामने अपना तरह से कहो तो उनका फेक डॉक्यूमेंट बना रहा था कि वो लोग नॉर्थ कोरिया के नहीं बल्कि लोग साउथ कोरिया के हैं, वो लोग अपना धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, मतलब अब वो लोग भी क्रिश्चियन बन चुके हैं और हम में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इस बात से काफी नाराज होता है नॉर्थ कोरिया के लोग, और उसका एम्बेसडर जो होता है वो भी काफी नाराज होता है कि बिना परमिशन के तुम हमारे धर्म को परिवर्तन क्यों कर रहे हो। तो हम देखते हैं कैंग बोलता है कि मैं आप सभी के लिए भलाई के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया डिवाइड बन के रहेंगे तो हमारा मरना निश्चित है, अगर हम एक बन के रहेंगे तो शायद हम बच भी जाएं। देखते हैं भाई साहब कि इस बात पे कोई भी मंजूरी नहीं देता है और आखिरकार इस बात को यहीं पे खत्म कर दी जाती है। रिलेशन के बारे में देखो यार, जो दोनों देश के एम्बेसडर तो आमने सामने होते हैं, और बात करें तो भाई साहब किसी तरह भी हमें कैसे निकलना है यहाँ से, तो हम देखते हैं भाई साहब उनका एक प्लान होता है कि अगर हम अपने कंट्री से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हम अपने कंट्री के दोस्त कंट्री से कनेक्ट करें तो शायद हमारी मदद हो सकती है। बेसिकली देखा जाए तो साउथ कोरिया का जो दोस्त होता है, एक तरह से तो दोस्त नेशन जो होता है वो इटली होता है, और उसी तरह नॉर्थ कोरिया का जो दोस्त होता है वो होता है इजिप्ट। तो अगर ये दोनों देश के एम्बेसडर जो है वो अलग अलग जाएं और अपने नेशन के दोस्त कंट्री से मदद मांगे तो शायद इनकी हेल्प हो सकती है। बेसिकली वो लोग इन्हें प्लेन प्रोवाइड करा के वापस अपने इनकी कंट्री छोड़ दें। तो आखिरकार यही प्लान बनाता है चलो ठीक है हम अलग अलग एम्बेसी में जाएंगे, और अगर हमें किसी भी एम्बेसी से ऑफर मिलता है यहाँ से निकलने का तो हम ये भी कहेंगे भाई साहब कि हमारे साथ और भी कंट्री के लोग हैं उनको भी वापस छोड़ दिया जाए। तो हम देखते हैं कि अगर इस प्लान पर सहमति बन जाती है और वो दोनों अलग अलग कंट्री से बात करने निकल जाते हैं। जहाँ पर बात की जाए हमारे साउथ कोरिया के एम्बेसी के बारे में, तो उनसे शुरुआत में इटालियन जो होते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं हम नॉर्थ कोरिया के लोगों की मदद नहीं कर सकते क्योंकि हमारे उनके देश के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं। और दूसरी तो देखा जाए इजिप्ट के लोग होते हैं वो कहते हैं भैया ठीक है हम आपकी बिल्कुल ही मदद नहीं कर सकते, इस तरह तो ना हम नॉर्थ कोरिया को यहाँ से निकाल सकते हैं ना साउथ कोरिया को निकाल सकते हैं। पर दूसरी तरफ देखते हैं भाई साहब साउथ कोरिया के जो लोग होते हैं वो आखिरकार इटालियन लोग को मना लेते हैं चलो ठीक है यार हम तुम्हें भी निकाल लें यहाँ से, और साउथ कोरिया के साथ साथ नॉर्थ कोरिया को भी यहाँ से निकाल लेंगे सेफली। मतलब एक तरह से कहो तो साउथ कोरिया जो है वो अपने काम में सफलता पा गई। अब बात की जाए अगले सीन के बारे में, तो ये लोग वापस आते हैं अपने जगह पर ऑफिस पर, जहाँ पर लोग पूरी तैयारी करते हैं भाई साहब कि किस तरह लोगों को यहाँ से निकलना है। बेसिकली लोग 3-4 कार भी साथ में एक्स्ट्रा लेके आते हैं, जिसके साथ पे कवर के लिए ये लोग काफ़ी बुक्स और काफ़ी तो कार्डबोर्ड लगा लेते हैं कार पे, ताकि अगर सिविलियंस इन पे अटैक करे तो ये लोग बच जाएं। पर इनका एक प्लान होता है कि अगर ये लोग वहाँ से तभी निकलेंगे जब वहाँ पर नमाज चल रहा होगा, क्योंकि नमाज के वक्त सारे जो लोग होंगे वो सब नमाज पढ़ रहे होंगे और वो लोग आसानी से निकल जाएंगे। तो देखो पहला पड़ाव जो होता है उस सिविलियंस के इलाके से निकलना, तो वो लोग पहला पड़ाव बड़ी आसानी से पार कर लेते हैं क्योंकि सारे लोग जो होते हैं नमाज पढ़ रहे होते हैं, तो वो लोग आसानी से कार निकाल कर सिविलियंस के इलाके से निकल जाते हैं। पर अगला पड़ाव जो होता है वो होता है गवर्नमेंट का, एक तरह से होता है एरिया जहाँ पर ऑफिसर्स होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो लोग किसी तरह वहाँ पहुँचते हैं तो अपना ID कार्ड दिखा रहे होते हैं गवर्नमेंट के ऑफिसर को कि हम भैया देखो हम सिविलियंस नहीं बल्कि हम कोरियन एम्बेसी से लोग हैं, हमें वापस से अपने एम्बेसी पहुंचना है ताकि हम अपने कंट्री पहुंच सकें। तभी हम देखते भाई साहब कि उनमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है क्योंकि वो लोग व्हाइट झंडा निकालते वक्त हल्की सी डंडी बाहर निकल जाती है और उनके ऑफिसर्स को लगता है जो ऊपर बैठे होते हैं स्नाइपर्स की वो लोग गन निकालना है, तो वो लोग तुरंत उन पर अटैक करना शुरू करते हैं, तरह से तो फायरिंग करना शुरू करते हैं। पर जान बचाने के लिए जाहिर सी बात है उन लोगों को वहाँ से भागना पड़ता है, और जब भागते हैं तो वहाँ के ऑफिसर्स को लगता है सचमुच में लोग कुछ गलत कर रहे हैं, वो उनके पीछे करना शुरू कर देते हैं और उन पर काफ़ी फायरिंग करते हैं। काफ़ी भयंकर सीन होता है, एक तरह होता है यार पीछे कुआं आगे खाई वाला सीन होता है, मतलब एक तरह से तो ना वो पीछे जा सकते हैं, वहाँ सिविलियंस उनका इंतजार कर रहे हैं और आगे जाएंगे तो उन्हें ऑफिसर्स मार डालेंगे।
तो आखिरकार वो लोग बीच का रास्ता निकालते हैं भाई, किसी तरह वो लोग इटली की तरफ पहुंच जाएं, इटली के देश की एम्बेसी की तरफ पहुंच जाएं, ताकि उनको बता सकें भैया कि हमारी जान बचाओ और हमें किसी तरह भी प्लेन तक पहुंचाओ ताकि हम अपने कंट्री पहुंच सके, क्योंकि उनकी पहले से उनसे बात हो चुकी है। फिर हम देखते हैं भाई साहब कि आखिरकार वो लोग उनकी एम्बेसी गेट के सामने तो पहुंच जाते हैं और उनके पीछे पीछे सिविलियंस भी आ जाते हैं और उनके पीछे पीछे वहाँ गवर्नमेंट के ऑफिसर भी आ जाते हैं। पर उनको कंफ्यूजन होता है इटली वाले लोगों को कि भाई साहब कि ये सिविलियंस तो नहीं है। पर हम देखते हैं भाई साहब चिल्ला के एम्बेसडर कहते हैं भाई साहब कि हम लोग कोरियन है, प्लीज हमारी मदद करो। और आखिरकार हम देखते हैं भाई साहब कि एट लास्ट जो होते हैं इटली के ऑफिसर्स जो होते हैं आखिरकार उनकी हेल्प के लिए बाहर गेट खोल देते हैं, आखिरकार उनको अंदर ले लेते हैं। पर बुरी बात तो ये होती है भाई साहब कि उनमें से एक ऑफिसर जो होता है उसकी जान चली जाती है, जो कि नॉर्थ कोरिया का होता है। और हम देखते हैं भाई साहब सेफली उन लोगों को अंदर ले लिया जाता है और बस के थ्रू वो लोग आखिरकार एरोप्लेन तक पहुंच जाते हैं। प्लेन आखिरकार वहां से निकल जाती है। प्लेन का सीन काफी इमोशनल होता है भाई साहब की, जो दोनों कंट्री के एम्बेसडर्स आमने सामने होते हैं और लोग बात कर रहे होते हैं भाई साहब कि अगर हम लोग यहाँ से उतर जाएंगे तो अगर हम अलग अलग हो जाएंगे, हम आपस में बिल्कुल भी ये बात नहीं करेंगे कि हम कभी मिले भी थे, जिसको तो हम लोग वैसे ही प्रेजेंट करें जैसे हम लोग पहले थे। तो काफी इमोशनल सीन होता है भाई साहब कि ये लोग मौत के मुंह से वापस आ रहे हैं। बात करें अगले सीन के बारे में तो आखिरकार इनकी प्लेन लैंड हो जाती है इटली में, जहां पर इनके दोनों कंट्री के ऑफिसर्स वहां पर इनका वेट कर रहे होते हैं। अब बात की जो ऑफिसर्स के माइंडसेट के बारे में, तो दोनों ऑफिसर्स आपस में जल रहे होते हैं। वो ऑफिसर जो वहां पे एयरपोर्ट पे वेट कर रहे होते हैं कि यार ये लोग कि बगल वाले देश के लोग जिंदा कैसे वापस आ गए। तो हम देखते हैं भाई साहब कि आखिर जो एम्बेसडर्स होते हैं वो उनका ध्यान किस तरह बांटते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, वो लोग अपने मदद से आए, हमने उनकी कोई मदद नहीं की है। और आखिरकार हम देखते हैं भाई साहब कि वो लोग वापस से अपनी कंट्री में रवाना हो जाते हैं। पर ये सीन काफी इमोशनल होता है भाई साहब कि इंसानियत बहुत बड़ी है। आपके देश में भले ही कुछ भी चल रहा हो, आपके आस पड़ोस के देश में रिलेशन जो भी हो, पर उससे पहले आती है हमारी इंसानियत। मतलब एक तरह से होता है यार, सच्चा इंसान वही है जो एक इंसान की मदद करे। तो काफी इमोशनल सीन होता है और ये सीन तुम्हें याद दिलाएगा अफगानिस्तान में जो हुआ था उसके बारे में। बेसिकली मूवी हमें ये सिखाती है भाई साहब के हालात जैसे भी हो, इंसान सबसे ऊपर है, हमें सबकी हमेशा मदद करनी चाहिए। और ये सीन तुम बेसिकली इमेजिन कर सकते हो कि तालिबान जब अफगानिस्तान पे रूल करने वाला होगा, जैसे तो उनसे अटैक करके जब वहाँ की सत्ता जीतता है तो क्या सीन रहा होगा। तुम इस मूवी को देखकर आइडिया लगा सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। मेरे को तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग लगी और आई थिंक तुम्हें भी स्टोरी जानकर काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो चलो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, एक और इंटरेस्टिंग मूवी की स्टोरी साथ। तब तक के लिए जय हिंद।